हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ़ यू। और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की आज की क्लास में हम बात करेंगे डीएनए रेप्लिकेशन की। और रेप्लिकेशन को हिंदी में बोलते हैं प्रतिकृति। और प्रतिकृति का मतलब होता है हूबहू कॉपी का बनना, यानी कि जैसा पहला कुछ होता है उसका जैसा ही सेम टू सेम अगर उसका कॉपी बन जाता है तो उसे अपन प्रतिकृति कहते हैं। और डीएनए से हूबहू उसके जैसा ही दूसरा डीएनए जब बनता है तो उसे हम डीएनए की प्रतिकृति यानी कि डीएनए का रेप्लिकेशन बोलेंगे। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो डीएनए रेप्लिकेशन रहेगा। तो सबसे पहले तो एक छोटा सा हम एक जनरल सा क्वेश्चन दिमाग में सोचते हैं कि डीएनए का रेप्लिकेशन होना क्यों ज़रूरी है, या ऐसा क्या कारण है कि डीएनए को रेप्लिकेट होना पड़ता है। तो देखिए, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में हम जानते हैं कि जैसा कि हम सेल स्ट्रक्चर के जो फंडामेंटल एस्पेक्ट्स हैं वहाँ से भी हम जानते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शनल जो यूनिट होता है, चाहे एक कोशिका का बैक्टीरिया हो, या हम किसी एलिफेंट को ले लें, या किसी हम व्हेल मछली को ले लें, तो चाहे छोटा जीव हो चाहे बहुत बड़ा जीव हो, प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, सभी प्रकार के जीवों का जो सबसे संगठन की दृष्टि से, संरचना की दृष्टि से सबसे छोटा जो लेवल होता है वो कोशिका होता है, यानी कि सेल होती है। अब हम कह सकते हैं कि सेल जुड़ के ही फिर इससे फर्दर वाला जो टिश्यू लेवल है वो आएगा। टिश्यू से बाद में ऑर्गन सिस्टम आता है, ऑर्गन से बाद में पर्टिकुलर जो पार्ट है बॉडी का वो बनता है, और जो सारे पार्ट्स हैं वो मिल करके प्रॉपर जो ऑर्गेनिज्म है उसको बनाते हैं। तो अगर हम छोटे से छोटे लेवल को जा कर के देखें तो वहाँ पे प्रत्येक जीव कोशिकाओं से बना होता है। अभी जो प्रत्येक कोशिका है इसमें भी हमें पता है कि बाहर मेम्ब्रेन होती है, प्लांट सेल्स में तो बाहर सेल वॉल भी होती है, और मेम्ब्रेन के अंदर साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारे कोशिकांग भी हो सकते हैं। अगर हमारी कोशिका यूकैरियोटिक है उसमें न्यूक्लियस भी होगा, न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और अगर प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर है तो साइटोप्लाज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट होता है। और अब तो हम ये भी समझ चुके हैं कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल होता है, और सेल की जितनी भी स्ट्रक्चरल संबंधी रेगुलेशंस हों चाहे फंक्शन संबंधी रेगुलेशन हो, सारा का सारा जो कंट्रोल होता है सेल का वो डीएनए के द्वारा या जो जेनेटिक मटेरियल है उसी के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से हमें एक बात समझ लेनी है कि चाहे छोटे जीव हों चाहे बड़े जीव हों, चाहे यूकैरियोटिक हों चाहे प्रोकैरियोटिक हों, किसी भी प्रकार के जीव हों वो कोशिका से तो बने ही होते हैं। और जो कोशिका से बना है या जिसमें सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसको कंट्रोल करने के लिए जेनेटिक मटेरियल भी ज़रूरत है। तो ऐसा तो है नहीं कि ऑर्गेनिज्म बन गए और हमेशा वही रहते हैं, उनसे नए ऑर्गेनिज्म भी बनते हैं, कोशिकाओं से नई कोशिकाएं भी बनती हैं। यहाँ पे बात को समझना ज़रूरी है, ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म भी बनता है। ये कहलाता है रिप्रोडक्शन। जैसे कि हमने कहा कि बैक्टीरिया में बाइनरी फिशन हुआ, दो डॉटर सेल्स बन गई बैक्टीरिया की, वो बाइनरी फिशन है, वो रिप्रोडक्शन का एक तरीका है। इसी प्रकार से अगर हम कहें कि पहले किसी पौधे की हमने जड़ ले ली, उसमें कुछ एक कोशिकाएं थी, अब वो जड़ बड़ी हो गई, तो वहाँ पे सेल डिवाइड कर रही हैं, वो ऑर्गेनिज्म नया नहीं बन रहा है लेकिन कोशिकाएं तो नई बन रही हैं। तो दो प्रकार से ये डिवीज़न है। एक तो ऐसे डिवीज़न जहाँ पे जनन के लिए कुछ होता है, और एक जब एक्सट्रीम लेवल की तरफ जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ जाते हैं, तो वहाँ पे हमें गैमेट बनना जैसा जो पार्ट है वो भी समझने को मिलता है। तो चाहे ऑर्गेनिज्म से ऑर्गेनिज्म बन रहा हो, चाहे गैमेट्स बन रहे हो, यानी कि रिप्रोडक्शन के लिए अगर सेल डिवाइड कर रही है या रिप्रोडक्टिव यूनिट्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, या रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस की जा रही हैं, या गैमेट्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं, तो वो भी डिवीज़न के अंदर ही काउंट होगा, वहाँ पे भी कुछ नया बन रहा है। अगर हम कायिक संरचनाओं की बात करते हैं तो वहाँ पे भी कुछ नया बन रहा होता है। तो जो भी बनेगा, एवरी स्ट्रक्चर जो भी कुछ बनेगा, चाहे वो रिप्रोडक्शन के लिए बन रहा हो चाहे वो बॉडी के लिए बन रहा हो, एवरी स्ट्रक्चर अगर वो फंक्शन करती है, अगर उसमें कुछ मेटाबॉलिज्म होती है, अगर वो कोई
पार्ट प्ले करता है सर्वाइवनेस के लिए या किसी दूसरे फंक्शन के लिए, तो डेफिनेटली उसमें कोशिकीय संगठन होगा और सेल स्ट्रक्चर होगी, और सेल स्ट्रक्चर होगी तो उसमें कंट्रोल करने वाला मॉलिक्यूल भी होना चाहिए, अदरवाइज तो वो कंट्रोल ही नहीं हो सकती, उसको ऑपरेट नहीं किया जा सकता। यानी कि चाहे रिप्रोडक्शन के लिए कुछ बन रहा हो या वो सोमेटिक सेल्स बन रही हों, एवरीवेयर जब भी कुछ नया सेल बनता है तो वहाँ पे जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए। अब जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए, अब ये तो हमारी नीड हो गई कि हमें समझ में आ गया कि जेनेटिक मटेरियल की कॉपी होनी चाहिए, लेकिन ये कॉपी आएगी कहाँ से? तो कॉपी कहाँ से आएगी, इसी चीज़ को हम समझते हैं कि पहले से जो डीएनए प्रेजेंट होता है, पहले से जो डीएनए प्रेजेंट होता है उसको भी यहाँ पे आपको समझ लेना है कि प्रोकैरियोट्स के अंदर तो साइटोप्लाज्म के अंदर फ्रीली पड़ा हुआ जेनेटिक मटेरियल है। मोस्टली सर्कुलर क्रोमोसोम होते हैं, छोटे मॉलिक्यूल होते हैं जिन्हें अपन जीनोफोर भी बोल देते हैं, कई बार न्यूक्लियोइड वर्ड भी उनके लिए यूज़ करते हैं, सिंगल कॉपी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। जबकि जो बड़े और हायर ऑर्गेनिजम्स हैं, यूकैरियोट्स हैं, उनके अंदर मल्टीपल कॉपीज़ होती हैं, मल्टीपल कॉपीज़ फिर कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स बनाती हैं। वो भी आपने पीछे समझ रखा है कि जीनोम के रूप में क्रोमोसोम्स हैं वो पाए जा सकते हैं। तो चाहे कैसा भी ऑर्गेनिज्म हो, चाहे कैसा भी उसका जेनेटिक मटेरियल का कंपोजिशन हो, उसमें डीएनए तो होगा ही होगा, या तो वो न्यूक्लियड के रूप में होगा जिसे अपन जीनोफोर भी बोल सकते हैं, या बड़े वालों के अंदर वो क्रोमोसोम की फॉर्म के अंदर होता है, यानी कि डीएनए प्रेजेंट होता है। इसी प्रकार से यूकैरियोट्स में जाएंगे तो कुछ ऑर्गेनेली भी हमारे पास आ जाते हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, इनमें अपना खुद का डीएनए भी होता है। तो वहाँ पे हमें जो कोशिकांग से जुड़ा हुआ जो डीएनए है उसका रेप्लिकेशन भी होता है, क्योंकि उनकी भी कॉपीज बनती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया से और माइटोकॉन्ड्रिया बनते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी बहुत सारे बनते हैं, तो वहाँ पे उनका भी रेप्लिकेशन होता रहता है। तो हमारे पास कई सारे ऐसी जगह हैं, हमारे सब्जेक्ट में कई सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे हमें ये पता रहना चाहिए कि हाँ, जेनेटिक मटेरियल यहाँ यहाँ पाया जाता है, इस फॉर्म में पाया जाता है, और जब इनसे कुछ भी नया बनेगा तो उसकी कॉपी बननी मस्ट होती है। तो अगर हम रेप्लिकेशन की बात करें तो कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फॉर ट्रांसमिशन टू द नेक्स्ट जनरेशन, ये सबसे बड़ी बात होती है कि इसकी कॉपी बना करके होगा क्या इस कॉपी का, तो वो अगली पीढ़ी में जो भी बनता है, चाहे वो जनरेटिव सेल बन रही हो, चाहे वो सोमेटिक सेल बन रही हो, उसमें नई कॉपी को भेजना, नई कॉपी को ट्रांसमिट करना बहुत ज़रूरी है। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे आपने कोई नया मशीन बना तो दिया, लेकिन उस मशीन के अंदर आपने सॉफ्टवेयर नहीं डाला तो वो मशीन नहीं चलेगी, ऑपरेट नहीं होगी। हमारी सेल्स या लिविंग वर्ड्स के अंदर जब हम सेल्स की बात करते हैं तो सेल भी एक प्रकार की जैविक मशीनें होती हैं। वो मशीनें अपने आप नहीं चल सकती, उनके अंदर उनका सॉफ्टवेयर, मास्टर मॉलिक्यूल, जो कोड मॉलिक्यूल है वो उसके अंदर डालना पड़ता है। वो डालने की प्रोसेस डिवीजन होती है, और वो कॉपी कहाँ से आएगी, वो कॉपी डीएनए से, डीएनए जो बनना होता है, डीएनए की जो कॉपी बननी होती है, दैट इज़ कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। अब हम बात करें कि ये कॉपी क्या हमेशा ही बनती रहती है, ऐसा नहीं है। अकर्स इन एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, तो जो सेल साइकिल है जिसे अपन कोशिका चक्कर के रूप में एक अलग से टॉपिक में पढ़ते हैं, हम जानते हैं कि जो सेल साइकिल के अंदर जो जीवन प्रावस्था आती है उसके बाद में एस फेज आती है। तो जीवन के बाद में जो एस प्रावस्था आती है, एस का मतलब सिंथेसिस होता है, और सिंथेसिस का मतलब डीएनए सिंथेसिस, पहले से जो डीएनए था उसका जैसा और बन रहा है, दिस इज द डीएनए का कॉपी बन रहा है। तो पर्टिकुलर आपको ध्यान रखना है कि हर समय पे कॉपी नहीं होती है। डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ मिलेगा, ओनली इन द एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और ये एक्चुअल में क्या है, प्रोसेस ऑफ डीएनए डुप्लीकेटिंग इटसेल्फ। अभी यहाँ पे ये और भी ज़्यादा आपको ऐसा इंटरेस्टिंग लगना चाहिए कि जो इसकी कॉपी हो रही है वही सब कुछ होता है सेल का, यानी कि डीएनए ही सब कुछ है सेल का, और वही खुद की कॉपी के लिए सारा कुछ मैनेज करता है, चाहे वो एंजाइम्स हो, चाहे वो दूसरी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, वो सारी रिक्वायरमेंट खुद के लिए कॉपी बनाता है, अपनी जैसी कॉपी बनाना। प्रोसेस ऑफ डीएनए डुप्लीकेटिंग इटसेल्फ, दिस इज कॉल्ड एज डीएनए रेप्लिकेशन। अब ये इसमें हमें और आगे क्या देख लेना है कि बिगेन्स विद द अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स डीएनए।
तो चाहे हमारे पास प्रोकैरियोट्स का सर्कुलर मॉलिक्यूल हो या यूकैरियोट्स का क्रोमोसोम हो, जब वो डीकंडेंस फॉर्म में होते हैं, क्रोमोसोम तो हमने समझा था कि जब मेटाफेज प्लेट की बात आती है तो वो हाईली कंडेंस फॉर्म में हमें क्रोमोसोम्स बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट रूप से दिखते हैं। अदरवाइज मेटाफेज से पहले और मेटाफेज के बाद में या डिवीजन के बाद में जो जेनेटिक मटेरियल है वो लेस कंडेंस हो जाता है, वो ज़्यादा संघनित ना होकर के जेनेटिक मटेरियल है वो क्रोमेटिन फाइबर्स के रूप में स्कैटर्ड हो जाता है, फड़े रहते हैं वो धागे जैसी संरचनाएं। लेकिन उन सभी धागों में भी देखें तो डीएनए के अंदर दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे में गुथे हुए होते हैं ना, कि डबल स्ट्रैंडेड कंडीशन होती है। तो सबसे पहला जो काम होता है, दिस इज़ द अनवाइंडिंग ऑफ डबल हेलिक्स। तो सबसे पहले तो जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल है उसके दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे से दूर हटते हैं, दिस इज कॉल्ड एज अनवाइंडिंग। एक दूसरे से लिपट के घूम जाना, डबल हेलिक्स बनाना, दिस इज कॉल्ड एज वाइंडिंग। और उसका उल्टा, दैट इज दोनों स्ट्रैंड्स का खुल करके अलग हो जाना, दिस इज कॉल्ड एज अनवाइंडिंग ऑफ द डबल हेलिक्स। और जब ये होगा तो क्या होगा, एक्सपोज द बेसिस ऑफ ईच स्ट्रैंड ऑफ द डीएनए। तो जब दोनों स्ट्रैंड आपस में खुल जाएंगे तो दोनों स्ट्रैंड के ऊपर जो भी बेस पेयर्स लगे हैं वो बेस पेयर्स बाद में कन्वर्ट हो जाएंगे बेसिस के रूप में। जब दोनों स्ट्रैंड चिपकते हैं तो आमने सामने के बेस पेयर बना लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। प्यूरिन पिरिमिडिन्स के बीच में ये पेयरिंग हो जाती है। लेकिन जब स्ट्रैंड खुलेंगे, इट मीन्स प्यूरिन और पिरिमिडिन के बीच के हाइड्रोजन बॉन्ड्स डिस्टर्ब होंगे। तो जब वो हाइड्रोजन बॉन्ड डिस्टर्ब होंगे तो दोनों स्ट्रैंड खुल जाएंगे। दोनों स्ट्रैंड खुल जाएंगे तो हमारे पास दोनों स्ट्रैंड्स पे जो भी बेस थे वो बेस ओपन हो जाएंगे, यानी कि उनको कॉम्प्लीमेंट्री करने के लिए या उनको कॉम्प्लीमेंट्री यूज़ करने के लिए या कॉम्प्लीमेंट्री अकॉर्डिंग कोई भी नया उनके सामने लाने के लिए अब हमारे स्ट्रैंड्स हैं वो ओपन अप हो जाते हैं। देन ईच अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड, जिसने पेयरिंग नहीं की है, दिस इज अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड विल अट्रैक्ट ए कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड फ्रॉम द मीडियम। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि पहले डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है और उसके दोनों स्ट्रैंड जब खुल जाते हैं तो उनके बेस ओपन हो जाएंगे। अब बेस के सामने, जैसे मान लें कि ग्वानिन है, ग्वानिन के सामने अब साइटोसिन आ सकता है क्योंकि ग्वानोसिन खाली पड़ा है, तो साइटोसिन उसको कॉम्प्लीमेंट्री दे करके ट्रिपल एच बॉन्ड से उसके सामने आ सकता है। ऐसे थायमिन है तो उसके सामने एडेनिन आ सकता है। लेकिन आएंगे कहाँ से, फ्रॉम द मीडियम, यानी कि जो जहाँ पे रेप्लिकेशन चल रहा होता है डीएनए रेप्लिकेशन जहाँ हो रहा होता है उस जगह पे ये न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं। ट्राई न्यूक्लियोटाइड्स जो है, ट्राईफॉस्फेट न्यूक्लियोटाइड्स हैं, वो प्रेजेंट होंगे और वो वन बाय वन करके अपनी कॉम्प्लीमेंट्री, जो वाटसन क्रिक बेस पेयरिंग की जो कॉम्प्लीमेंट्री है उस कॉम्प्लीमेंट्री को यूटिलाइज करते हुए खुले हुए स्ट्रैंड्स पे लगे हुए न्यूक्लियोटाइड्स के सामने कॉम्प्लीमेंट्री वाला आकर के पेयरिंग करने लग जाएगा। और ये एक एक करके जब जुड़ते चले जाएंगे तो सामने एक नई चेन बनने लग जाती है और उसी नए चेन के बनने को हम रेप्लिकेशन के अंदर काउंट करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है विल फॉर्म बेस पेयरिंग बाय द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कि जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसके द्वारा वो सामने वाले से चिपक जाते हैं। अब ये काम जो था कि दोनों स्ट्रैंड खुल गए थे, एक स्ट्रैंड पे जो भी बेसेस थे वो ओपन अप हो गए, मीडियम से कॉम्प्लीमेंट्री बेसेज हैं वो आकर के सामने जुड़ते चले जा रहे हैं, चेन बनती जा रही है। ये ऑटोमेटिकली नहीं होती, स्पॉन्टेनियस नहीं होती, अपने आप नहीं होती। इसे परफॉर्म कराने के लिए कुछ मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत है, कुछ वर्कर्स की ज़रूरत है, कुछ एंजाइम्स की ज़रूरत है। तो द एंजाइम्स लिंक द अलाइन न्यूक्लियोटाइड्स बाय फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। तो जो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स होते हैं कि एक न्यूक्लियोटाइड दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जब जुड़ता है तो उनके बीच में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। जब आपने डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ी थी तो उसमें आया था कि जो बैकबोन है उस बैकबोन के अंदर जो शुगर्स हैं वो एक दूसरे से फॉस्फेट के द्वारा जुड़ी रहती हैं। तो जो 3 प्राइम और 5 प्राइम के बीच में जो फॉस्फेट के द्वारा लिंक बनता है, दैट लिंक इज द फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड फॉर्मेशन टू फॉर्म ए कंटिन्यूस स्ट्रैंड। तो जब लगातार एक का दूसरे के साथ में कनेक्शन फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से होता चला जाएगा तो एक नया स्ट्रैंड है, एक कंटिन्यूस स्ट्रैंड है जो खुले हुए स्ट्रैंड के बिल्कुल कॉम्प्लीमेंट्री और नया बन रहा होता है, वो बन करके आ जाता है। तो ये कुछ बेसिक बातें हैं जो फंडामेंटली या थ्योरेटिकली या कॉन्सेप्ट वाइज हमें पता होनी चाहिए कि रेप्लिकेशन में हमारा जो एंगल है, हमारा जो फोकस है वो कहाँ होना चाहिए और हमें कैसी बातों को यहाँ पे पुट करना है।
कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग प्रोड्यूस सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। इस चीज़ को हम आगे समझेंगे कि सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। इसको अभी थोड़ा सा अगर हम देखें तो इसमें दो टुकड़े हैं। वन इज सेमी का मतलब हाफ होता है, आधे को बोलते हैं सेमी, और कंजर्वेटिव का मतलब होता है कि जैसा था वैसा का वैसा बना रहे, संरक्षित रह जाना, उसमें कुछ भी फेरबदल नहीं होना, कि आधा भाग तो जैसा था वही है यानी कि पुराने वाला ही रह जाए, और आधा कुछ बदला हुआ यानी कि नया बन जाए, तो दैट इज़ कॉल्ड एज सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन। तो रेप्लिकेशन अपने आप में एक सेमी कंजर्वेटिव प्रोसेस होती है, ये भी हम समझेंगे। डबल हेलिक्स अनवाइंड हो गया था हमारी बातें। ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट, कि दोनों स्ट्रैंड जब खुल जाएंगे तो दोनों ही ओपन अप हो जाते हैं, और दोनों के ऊपर ही मीडियम से कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड आकर के पॉलीमरेज एंजाइम के द्वारा जोड़े जा सकते हैं। तो नया है वो दोनों स्ट्रैंड पे ही बनने लग जाता है। तो ईच स्ट्रैंड एक्ट एज ए टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब ढांचा होता है, कि जो स्ट्रैंड खुले थे और खुल कर के दूर दूर हो गए, ओपन अप हो गए, वो अब टेम्पलेट का काम कर रहे हैं, क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट्री बेसेज हैं वो उनको देख कर के वहाँ आकर के चेन बना रहे थे। तो ईच स्ट्रैंड विल एक्ट एज ए टेम्पलेट। कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग इंश्योर्स दैट टी के सामने हमेशा एडिशन ऑफ एडेनिन होगा, और ग्वानिन के सामने हमेशा जो साइटोसिन है वो आकर के जुड़ेगा। तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो वाटसन क्रिक पेयरिंग है वही होती है, और वही जियोमेट्रिकली अलाउड भी होती है। जो रॉन्ग वाले लग जाएंगे दैट इज़ कॉल्ड एज रेप्लिकेशन एरर्स। अगर गलती से कोई गलत लग भी जाता है तो वो रेप्लिकेशन के अंदर कुछ एंजाइम्स जो काम कर रहे होते हैं वो रेप्लिकेशन के दौरान ही गलतियों को हटाने का काम भी करते हैं। इन्हें हम उन एंजाइम्स की प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। तो उसके द्वारा वो गलत वाले को हटा भी सकते हैं। हालांकि गलती की जो रेट्स हैं वो काफ़ी कम होती हैं, और प्रूफ रीडिंग के द्वारा वो रेट और भी कम हो जाती हैं। तो बहुत ही कम गलती के साथ में रेप्लिकेशन होता है। रेप्लिकेशन इज ए प्रोसेस, कि खुला स्ट्रैंड उसको देख करके कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस को जोड़ करके नया स्ट्रैंड बनाया जा रहा है। इट इज़ अ प्रोसेस, बट दिस प्रोसेस इज हाईली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि जब जो नई कॉपी बनेगी वो अगली अगली सेल को चलाएगी, वो अगली सेल का सब कुछ वही होगा, यानी कि अगले ऑर्गेनिज्म का भी कई बार हम देख सकते हैं कि सब कुछ वही होगा। तो इट मीन्स अगर उसमें गलती हुई तो अगली सेल के अंदर भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, बहुत सारे उसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं, जो प्रभाव है वो देखने को मिलेंगे। दैट चेंजेस दैट एरर्स विल बी काउंट एज म्यूटेशन, कि अगर कुछ भी गलत हो गया तो जेनेटिक मटेरियल में फेरबदल हो जाएगा, और जेनेटिक मटेरियल में होने वाले ऐसे फेरबदल जो अगली पीढ़ी में पहुंच जाते हैं दैट आर कॉल्ड एज म्यूटेशन। सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द जेनेटिक मटेरियल दे आर कॉल्ड एज म्यूटेशंस। तो गलती ना हो, म्यूटेशन ना हो, अगली पीढ़ी में सेम जेनेटिक मटेरियल पहुँचे, दैट इज़ कॉल्ड एज फाइडेलिटी, कि हाई फाइडेलिटी, की गलती कम से कम। और प्रोसेस इस प्रकार से होती है कि कम से कम गलती के साथ में मटेरियल की कॉपी भी हो जाती है, अगली पीढ़ी में पहुंच भी जाती है। यहाँ पे एक चीज़ आपको और ऐड करनी चाहिए, वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है, जिसको भी हमें यहाँ पे जगह देनी चाहिए। अभी तो जैसे हम इस लाइन से ये समझ रहे हैं कि बिना गलती के कॉपी होती है, ताकि अगली पीढ़ी में म्यूटेशंस का प्रभाव ना पड़े, या उसमें फेरबदल जेनेटिक मटेरियल में ना आए, ताकि जैसा था वैसा का वैसा अगली पीढ़ी में भी हमें प्राप्त हो जाए, या ऑर्गेनिज्म की अगली पीढ़ी भी सेम पुरानी जैसी ही हो, उसमें जेनेटिक चेंजेस ना हो। लेकिन ये लाइन जितनी हमें काम की लग रही है उतनी ही ख़राब भी होती है, उतनी ही इसमें बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है। प्रॉब्लम क्या है कि अगर जीवों ने नहीं बदला, जेनेटिक मटेरियल ने अपने आप को नहीं बदला, चेंजेज अगर नहीं आए, अगर वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर वो आने वाले टाइम के अंदर अपने आप को ज़्यादा सूटेबल नहीं बना सकते। तो इवोल्यूशन की दृष्टि से ये तो ये था कि हूबहू कॉपी अगली में पहुंच जाए तो गलती नहीं होनी चाहिए, लेकिन गलती होना भी उतनी ही ज़रूरी है। नए कॉम्बिनेशंस बनना, नई एलील्स का फॉर्मेशन होना, जेनेटिक मटेरियल में रिकॉम्बिनेशंस वगैरह का आना, स्ट्रक्चर में चेंजेज आना, दे आर पार्ट ऑफ इवोल्यूशन, कि अगर वो नहीं होंगे तो नए कॉम्बिनेशंस नहीं बनेंगे। मटेरियल के अंदर चेंजेस होना ज़रूरी है, अदरवाइज इवोल्यूशन के अंदर ऐसे ऑर्गेनिज्म पिछड़ जाएंगे, और आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है कि वो एक्सटिंक्ट भी हो जाएंगे। तो दैट इज क्वाइट बैलेंस, कि बहुत ही टिपिकल प्रोसेस है, बहुत ही हाई वैल्यू प्रोसेस है लाइफ की, जिसमें गलती होनी भी नहीं चाहिए और गलती होनी भी चाहिए। तो हम समझ सकते हैं कि रेप्लिकेशन के हिसाब से देखेंगे तो हम एक अलग एंगल से पढ़ेंगे,
कि रेप्लिकेशन में गलती नहीं होने के लिए क्या चीज़ें काम करती हैं। पहले तो रेप्लिकेशन प्रोसेस कैसी होती है वो सब देखेंगे, किस प्रकार से एंजाइम्स काम करते हैं वो सब देखेंगे, फिर गलतियां कौन सी होती हैं वो भी देखेंगे, उन गलतियों को फिर कैसे हटाया जाता है, रिमूव कैसे किया जाता है, वो सारे भी डिस्कस होगा। और इवोल्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझ में आता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजेज होना ज़रूरी भी होता है, अदरवाइज़ तो ये आने वाले टाइम के अंदर अपने आप को अडेप्ट नहीं बना पाएंगे। तो यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आती है, वो चीज़ ये है कि ये मॉलिक्यूल है बहुत ज़बरदस्त, इसमें सब कुछ है, इसमें सारा कुछ कंट्रोल है, इसमें फेरबदल होते भी हैं, ये खुद की कॉपी में फेरबदल को होने से रोकने के लिए भी सारा कंट्रोल करता है और होने देता भी है। यानी कि इट इज़ ए सुपर मॉलिक्यूल विद अ फ्लेक्सिबिलिटी, इलास्टिसिटी है इसके अंदर। ये कोई रिजिड स्ट्रक्चर नहीं है, ये ऐसा पॉलीमर है जिसके अंदर बहुत ही सटीक तरीके से कई हज़ारों सालों से ये प्रोसेस चलती आ रही है। मिलियंस ऑफ ईयर्स का ये नतीजा है कि जीवों के अंदर ये मटेरियल धीरे धीरे बदलता हुआ विभिन्न प्रकार के स्वरूपों के अंदर, जो डाइवर्सिटी जिसे हम बोलते हैं, उसके रूप में हमारे सामने है। तो देयर इज़ क्वाइट इंटरेस्टिंग प्रोसेस, कि बहुत ही ज़बरदस्त प्रोसेस है जिसको हमें हर एंगल से समझना होता है। The next one is the two daughter helices produce after replication, कि जब रेप्लिकेशन होगा तो दोनों स्ट्रैंड से दोनों स्ट्रैंड जब ओपन अप हुए थे तो दो टेम्पलेट हमारे पास आ गए थे, दोनों टेम्पलेट के ऊपर दो नए स्ट्रैंड बन जाएंगे, तो दो कॉपीज़ बन करके आ जाती हैं, द डॉटर हेलिसेस। पहले एक ही हेलिक्स थी डबल स्ट्रैंडेड, अब उसके दोनों स्ट्रैंड खुल गए थे, दोनों पे नए बन गए, तो द कॉपी प्रोड्यूस हो जाने से नंबर ऑफ हेलिसेस हमारे पास 2 हो जाएंगे। हम इस पिक्चर से इस बात को समझते हैं। डीएनए रेप्लिकेशन एंड ओवरव्यू। तो दिस इज द डीएनए डबल हेलिक्स, दिस इज डबल स्टैंडर्ड मॉलिक्यूल जहाँ पे हम दोनों हेलिक्स को एक दूसरे के साथ में रैप हो रखा है। ये जो बी डीएनए स्ट्रक्चर वाटसन क्रिक मॉडल, उसके अकॉर्डिंग हम इसको समझ सकते हैं कि इस प्रकार से दोनों स्ट्रैंड एक दूसरे के साथ में घुमाव के साथ में जब गुथ जाते हैं तो एक हेलिक्स बन जाती है। दिस इज द डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स। तो डबल स्टैंडर्ड हेलिक्स का ऐसा फॉर्म कॉपी बनाने में काम में नहीं आ सकता। तो सबसे पहली प्रोसेस होती है कि उनको खुलना होता है, एक स्ट्रैंड इधर जा रहा है, एक स्ट्रैंड इधर जा रहा है, दीज वर्क एज टेम्पलेट, कि इन स्ट्रैंड्स को टेम्पलेट के रूप में काम आना होता है। और टेम्पलेट के रूप में देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पे ग्वानिन है तो सामने साइटोसिन अब नया लग जाता है, यहाँ पे साइटोसिन था तो यहाँ पे ग्वानिन नया लग जाता है, यहाँ पे एडेनिन था तो यहाँ पे थायमिन नया लग जाता है। तो दोनों ही स्ट्रैंड के ऊपर, जो दोनों ही स्ट्रैंड्स हैं, उन दोनों ही स्ट्रैंड्स के ऊपर एक नया स्ट्रैंड कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग को यूज़ करके बन जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो नीचे दिखा रखे हैं दे आर द डॉटर हेलिसेस। तो एक हेलिक्स को अगर हम देखें तो एक हेलिक्स के अंदर अगर हम यहाँ से बात करें, इस पार्ट की अगर हम बात करें तो इस पार्ट के अंदर हम देख सकते हैं कि एक स्ट्रैंड तो पुराना है, दिस इज द ओल्ड स्ट्रैंड एंड दिस वन इज द ओल्ड स्ट्रैंड। इसके बाद में जो ग्रीन कलर से बना है दिस इज द न्यू स्ट्रैंड एंड दिस वन इज द न्यू स्ट्रैंड। दिस इज द सेमी कंजर्वेटिव मोड, कि एक पुराना है, दिस इज हाफ ओल्ड एंड हाफ न्यू। तो आधा संरक्षित रह गया है, पुराने वाला आधा है। इसमें दो स्ट्रैंड से हेलिक्स बनती है, तो में से एक स्ट्रैंड तो पुराने वाले का ही है जो टेम्पलेट के रूप में काम कर रहा था, एक उस पर नया बन गया है। तो आधा पुराना और आधा नया, यानी कि आधा पुराने वाला संरक्षित है। अगर पूरा संरक्षित होता तो हम इसको कंजर्वेटिव बोल देते, बट this is only half conserved. This is the single strand conserved, that is the template strand only conserved, that the new strand इसके ऊपर synthesize हो गया, तो आधा पुराना और आधा नया, and the process is called as semi conservative process। तो हम समझ सकते हैं कि दोनों स्ट्रैंड को खुलना जरूरी है, टेम्पलेट के रूप में काम करना जरूरी है, कॉम्प्लीमेंट्री बेस पेयरिंग होना जरूरी है, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड्स के द्वारा उनका सील अप होना जरूरी है। जैसे यहाँ पे साइटोसिन लग गया, यहाँ पे ग्वानिन लग गया, यहाँ पे थायमिन लग गया, लेकिन इनका आपस में जुड़ना जरूरी है, बैकबोन का बनना जरूरी है। और बैकबोन तभी बनेगी जब इनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो ये जो पार्ट था कि रेप्लिकेशन का एक जो ओवरव्यू की एक कॉन्सेप्ट वाइज हमें पता हो कि रेप्लिकेशन क्या है, रेप्लिकेशन में होता क्या है,
किस प्रकार से इसका एक बेसिक ढांचा क्या है प्रोसेस का कि क्या होना होता है, और फिर इसका इतना इम्पोर्टेंस लाइफ में कहाँ और किस प्रकार से रह जाता है। तो ये सारी बातें हमारी क्लियर होनी चाहिए। तो आई होप इस वीडियो की सहायता से रेप्लिकेशन का जो बहुत ही बेसिक जो नॉलेज है कि वेरी सिंपली और वेरी बेसिकली जो हमें हमारे बैकग्राउंड ब्रेन के अंदर हमेशा ही रहना चाहिए कि हमें हमेशा ये आइडिया ज़रूर रहना चाहिए कि हम किस प्रोसेस की बात कर रहे हैं और ये प्रोसेस कहाँ कहाँ लाइफ से किस किस प्रकार से कनेक्ट होती है। तो आई होप ये बातें आपकी क्लियर हुई होंगी। तो ओके देन, थैंक यू सो मच। और अगले वीडियो में हम बात करेंगे इस प्रोसेस की, और प्रोसेस से पहले जो कुछ हिस्टोरिकल जो एक्सपेरिमेंट्स हैं कि पता कैसे लगाया गया कि रेप्लिकेशन होता है, पता कैसे लगाया गया कि ये सेमी कंजर्वेटिव ही होता है, वो सारी बातें करेंगे। देन हम रेप्लिकेशन प्रोसेस को समझेंगे, एंजाइम्स को समझेंगे। तो एक काफ़ी अच्छा टॉपिक भी है और एक काफ़ी दिनों तक एक सीक्वेंस में पढ़ने वाला और एक पूरी पिक्चर की तरह समझ में जिसको आना चाहिए कि हाँ स्टेप बाय स्टेप इसमें क्या क्या होता है, वो सारा हम इंटरेस्टिंग वीडियोज़ में वन बाय वन करके समझेंगे। टिल देन ओके एंड बाय बाय।